हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डीसी नेटवर्क्स से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज जेबी गुप्ता के ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से लिए गए हैं। तो इसका हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे हर एक क्वेश्चन का। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। एक इलेक्ट्रिक करंट जो होता है कंडक्टर में जो फ्लो होता है वो किस कारण से होता है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। किसके चलते? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के चलते। अगर आप सेमीकंडक्टर की बात पूछे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि अगर एक कंडक्टर को हम लोग सपोज इस तरह से लेते हैं और उसके अक्रॉस अगर हम एक सप्लाई वोल्टेज डालते हैं, ठीक है, तो होता है क्या कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डालने से पहले जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो काफी रैंडम होता है। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है, रैंडम डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसमें एक पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, वो किस तरह से हो जाता है? उसका जो डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन एक डायरेक्शन में वो फ्लो करने लगता है। ठीक है, एक डायरेक्शन में वो फ्लो करने लगता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो फ्लो करने लगता है। ठीक, तो जनरली जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो जो करंट का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट में होता है। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसके रिगार्डिंग कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। सपोज कीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है उसका जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी बोलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का ए है। ठीक है, और एन जो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है कंडक्टर का, उसको हम लोग एन कंसिडर करते हैं। तो जो हम लोग करंट का इक्वेशन लिखते हैं वो हम लोग लिखते हैं एन, यानी कि ये जो डेंसिटी हमने लिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, और वी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये कंडक्टर का एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, जो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? 1.6 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा। करंट का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट में होता है अगर हम इसमें प्लस माइनस का वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज द। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर नहीं, ये पोटेंशियल अप्लाई करने से पहले होता है। तो मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेडोमिनेटली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं तो उसका जो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं तो वो कंसीडर क्या करते हैं हम लोग? जीरो। अगर वो एक ही डायरेक्शन मूव करते हैं तो उसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं वो एक नॉन जीरो क्वांटिटी होता है। ठीक है, ठीक। तो ये है हमारा जो फंडा है। ठीक है, और एक और इसमें क्या है कि जो करंट का डायरेक्शन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A copper has resistivity of 17 into 10 to the power minus 9 ohm meter. What is the end-to-end resistance of a copper strip 2 centimeter long with cross-sectional dimension 5 mm into 1 mm? देखिए, जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है? रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, अच्छा, इसमें लेंथ कितना दे रखा है हमको? लेंथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। जो एरिया है वो mm में है, तो यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर टोटल। ठीक है, ये हमारा एरिया है। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन में रखें और रेजिस्टिविटी को हम लोग इस तरह इस इक्वेशन में यहाँ पर रखें तो इसका मतलब कि टोटल जो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा? रेजिस्टिविटी 17 टू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू लेंथ। लेंथ हमने क्या लिया था? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय जो एरिया है वो है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 68 माइक्रो ओम के करीब। तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज दैट। ओम्स लॉ के लिए क्या वैलिडिटी होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए क्या? टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। देखिए, रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ठीक है, क्यों चेंज होता है? क्योंकि देखिए, हमारा अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो बढ़ जाता है, एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ जाता है। उसके चलते क्या होता है कि जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो तेजी से मूव करते हैं तो उनका जो एवरेज वेलोसिटी का जो रेट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए टेम्परेचर जो है उस चीज का बढ़ जाता है। ठीक है, फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्लो ऑफ कंडक्शन जो है उसका, उसमें रुकावट आती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर चेंज के चलते जो हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है आर नॉट, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेते हैं, जनरली रूम टेम्परेचर पर जितना रेजिस्टेंस है प्लस 1 इंटू 1 प्लस अल्फा। अल्फा यानी टेम्परेचर कॉफिशिएंट इंटू टी माइनस टी नॉट, यानी जो हम लोगों ने रूम टेम्परेचर पे लिया है
टेम्परेचर का वैल्यू और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो इस फॉर्मूला से वैलिडेट होगा। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे टी नॉट क्या है, रेफरेंस टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है, 25 डिग्री हो सकता है, अगर रेफरेंस दिया हुआ है तो वो रेफरेंस भी हो सकता है, उस रेजिस्टेंस अगर उस रेफरेंस पे दिया तो उसको भी ले सकते हैं। तो आर टी यानी किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, आर नॉट इंटू 1 + α इंटू टी माइनस टी नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए फिक्स सप्लाई वोल्टेज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर विल इंक्रीज व्हेन इट्स, तो करंट फ्लो कब इंक्रीज होगा, तो देखिए करंट फ्लो इंक्रीज तब होगा जब रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो जो करंट होता है वो होता है V डिवाइडेड बाय R, तो R का वैल्यू अगर कम हुआ तो करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो R इज इक्वल टू रो एल बाय होता है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है कि लेंथ अगर घट जाए तो R का वैल्यू घटेगा, या एरिया बढ़ जाए तो R का वैल्यू घटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि किसी केस में होगा, तो आप इसी केस में देख लीजिए, लेंथ इज रिड्यूस, लेंथ इज रिड्यूस तो आर रिड्यूस हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस, इसको रिड्यूस करने से आर बढ़ जाएगा, तो ये सही नहीं होगा। लेंथ इज इंक्रीज, इंक्रीज करने से आर का वैल्यू बढ़ जाएगा, ये भी सही नहीं है। लेंथ इज इंक्रीज एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज रिड्यूस, इसको इंक्रीज और रिड्यूस तो और भी बढ़ जाएगा, इसका मतलब है कि इसमें लेंथ इज रिड्यूस, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 12-volt automatic light is rated at 30 watt. The total charge that flows through the filament in 1 minute. 1 मिनट में कितना फ्लो होता है? तो देखिए हमारा जो पावर होता है वो क्या होता है, V इंटू आई होता है, यानी कि V इंटू डी क्यू बाई डी टी, टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है। तो अब इसमें वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, इंटू डी क्यू यानी हमको यही निकालना है जितना चार्ज फ्लो करता है, डिवाइडेड बाय हमारा इसमें कितने में दिया हुआ है, 1 मिनट में, उसको हम लोग 60 में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में 60 हो जाएगा, और पी का वैल्यू हो जाएगा 30, इसको हम लोग पुट करेंगे तो जो हमारा डीक्यू का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 150 कूलम, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the length of a wire of resistance R is uniformly stretched to n times the original value, its new resistance is, अगर लेंथ को इतना बढ़ाया गया तो देखिए मान लीजिए कि वॉल्यूम तो इसमें तो कांस्टेंट है हमारा फैक्टर, मान लीजिए कि पहले उसका लेंथ L1 था, एरिया A1 था, बाद में उसका लेंथ L2 हो गया, एरिया A2 हो गया, तो वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये दोनों क्वांटिटी तो इक्वल होगा। इसका मतलब है कि एरिया 2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एरिया 1 इंटू L1 डिवाइडेड बाय n टाइम्स बढ़ाया गया है स्ट्रेच करके, तो ये n टाइम्स L1 होगा L2 की जगह पर, है ना। तो इसका मतलब है कि ये क्या आ जाएगा, A1 डिवाइडेड बाय n, ये A2 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय n, ये तो पहला एक क्वांटिटी आ गया, ठीक है। ठीक, तो अभी देखिए अभी रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, रेजिस्टेंस R2 को हम लोग लिख सकते हैं जो बाद में बढ़ाया गया है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, L2 डिवाइडेड बाय A2, तो रो इंटू L2 यानी कि n टाइम्स बढ़ाया गया है, L1 डिवाइडेड बाय ये क्या आया हमने पहले देखा था N1 डिवाइडेड बाय n, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, रो L1 बाय A1 इंटू n स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर टाइम्स R1, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑलवेज में बस यही याद रखिएगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो उसके हिसाब से आप लोग डील कीजिएगा तो हो जाएगा। व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज 3 टाइम्स एंड डायमीटर इज हाफ, 3 टाइम्स बढ़ाया और डायमीटर को हाफ कर दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू 3 टाइम्स लेंथ को बढ़ा दिया गया है और जो डायमीटर को है उसको हाफ किया गया, यानी एरिया 1/4 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये 12 टाइम्स हो जाएगा रो L डिवाइडेड बाई A, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 12 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A drawn wire of resistance 5 ohm is further drawn so that its diameter become 1/5 of the original, उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाता है। What is resistance with volume remaining the same, अब वॉल्यूम सेम है, देखिए तो डायमीटर 1/5 हो गया, तो इसका मतलब है क्या कि जो एरिया हो जाएगा वो अब क्या हो जाएगा, A1 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, 1/5 हुआ तो डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो A/25 हो जाएगा। अभी देखिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इसका मतलब L1 A1 जो पहले का था इज इक्वल टू L2 A2 होगा, उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे कि A2 की जगह पर A1/25 रखेंगे तो इसका मतलब है कि L2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 L1 हो जाएगा, ठीक है, वो 25 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा लेंथ का वैल्यू, यानी कि 25 टाइम्स हो जाएगा लेंथ। तो इसके हिसाब से हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो रेजिस्टेंस R2 क्या हो जाएगा, रो L2 डिवाइडेड बाई A2, अभी देखिए रो इंटू L2 यानी कितना है, लेंथ कितना हो गया है, लेंथ 25 टाइम्स हो गया है, और एरिया कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 25 टाइम्स, यानी कि ये 625 टाइम्स हो गया, रो L1 डिवाइडेड बाई A1, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि जो हमारा रेजिस्टेंस है R2 वो क्या आएगा, 625 टाइम्स जो अर्लियर रेजिस्टेंस था, अर्लियर रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 ओम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3125, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब इज हायर देन द कोल्ड रेजिस्टेंस बिकॉज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द फिलामेंट इज पॉजिटिव। अगर रेजिस्टेंस बढ़ने से अल्फा पॉजिटिव कब होगा, कि अगर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है, तो अल्फा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि हॉट फिलामेंट हायर रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब अल्फा ग्रेटर देन है। अगर यही होता कि उसको फिलामेंट को गर्म करने पर अगर उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाता, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम होता तो उसका क्या होता, वो नेगेटिव होता, लेकिन ये बढ़ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री पैरेलल रेजिस्टिव ब्रांचेस आर कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सप्लाई। तीन पैरेलल रेजिस्टिव ब्रांच को डीसी सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द ब्रांच करंट I1 I2 I3 इफ द ब्रांच रेजिस्टेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ R1 is to R2 is to R3 is equal to 2 is to 4 is to 6 के रेशियो में। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें कि हमारा जो इसमें रेशियो कांस्टेंट है वो K है, तो इसका मतलब है क्या कि अगर R1 को हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं 2K, R2 को हम लोग लिख सकते हैं 4K और R3 को लिख सकते हैं हम लोग 6K। अब देखिए, मान लीजिए एक सर्किट है यहाँ पर, इसमें प्लस माइनस V वोल्टेज है, और ये है हमारा 2K, ये है हमारा 4K और ये है हमारा 6K। ठीक है, तो ये वैल्यू है, तो इसका मतलब है क्या कि इसमें जो करस्पॉन्डिंग करंट है I1 है, I2 है और I3 है। ठीक, तो इसका मतलब है क्या कि हमारा जो I1 करंट है वो क्या आ जाएगा, I1 जो करंट आएगा वो I1 करंट क्या आ जाएगा, अब देखते हैं हम लोग इसको। जो हमारा I1 करंट है, I1 करंट वो क्या हो जाएगा हमारा V डिवाइडेड बाई 2K। I2 जो करंट है वो क्या हो जाएगा हमारा V डिवाइडेड बाई 4K, और I3 करंट है वो क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई 6K। ठीक है, तो इसका मतलब है कि I1 is to I2 is to I3 वो कितना आ गया, वो आएगा V डिवाइडेड बाई 2K इंटू V डिवाइडेड बाई 4K इज टू V डिवाइडेड बाई 6K। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सारे को अब हम लोग 12K डिवाइडेड बाई V से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12K डिवाइडेड बाई V। इससे क्यों करते हैं, क्योंकि सारे का एलसीएम 12 आएगा, तो 12K डिवाइडेड बाई V से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंस दोनों रेशियो कांस्टेंट है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, रेशियो का ये प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा आपका 6:3:2। तो इसका मतलब है कि इसमें रेशियो क्या आएगा 6:3:2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका C। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री पैरेलल ब्रांचेस ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस डीसी सोर्स एज शोन इन फिगर। देखिए सेम आ गया है, 2:4:6, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। तो इसमें I1 I2 I3 को हम लोग निकाल सकते हैं E डिवाइडेड बाई 2R, E डिवाइडेड बाई 4R, E डिवाइडेड बाई 6R, और उससे रेशियो को हम लोग निकालेंगे तो सेम आएगा 6:3, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन के साथ रेशियो भी सेम है। ठीक है, तो इसमें C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर रेजिस्टेंसेस ऑफ 80 ओम 50 ओम 25 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। करंट थ्रू 25 ओम के थ्रू करंट दिया 4 एम। द टोटल करंट ऑफ द सप्लाई इज 10 एम। द वैल्यू ऑफ आर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, हम लोग इसको एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक वोल्टेज V है हमारे पास, ये हमारा 80 ओम, ठीक है, ये हमारा 50 ओम, ठीक है, ये है हमारा 25 ओम, ठीक है, ये है हमारा R। ठीक है, इसके थ्रू जो करंट है वो क्या है 4 एम्पियर है। ठीक है, तो अगर करंट 25 एम्पियर के अक्रॉस 4 एम्पियर फ्लो होता है, ये सारा पैरेलल है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 × 4, सिंपल सर्किट लॉजिक से, यानी कि ये 100 वोल्ट आएगा। यानी ये जो V वोल्टेज है हमारा कितना है 100 वोल्ट है। ठीक है, V वोल्टेज 100 वोल्ट है, इसका मतलब है कि हमारा टोटल V का वैल्यू हो गया 100 वोल्ट। ठीक, अच्छा, टोटल करंट ऑफ द सप्लाई 10 एम्पियर, यानी कि ये यहां से यहाँ 10 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ये 10 ओम फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब है क्या कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, अभी हमको R का वैल्यू निकालना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाय I। इसका मतलब है क्या कि 100 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा 10 ओम आएगा। ठीक, भी पैरेलल के कांसेप्ट से देखिए, चारों पैरेलल में अगर है तो 1 डिवाइडेड बाय 10 सर्किट के हिसाब से इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 80, पहला पैरेलल ब्रांच, डिवाइडेड 1 डिवाइडेड 50, दूसरा, तीसरा 1 डिवाइड 25, चौथा 1 डिवाइडेड बाय R। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें जो वैल्यू आएगा वो आएगा 36.36 ओम। सिंपल इसमें कंसेप्ट यही था कि जो करंट जिस ब्रांच में दिया है, वोल्टेज दिया, रेजिस्टेंस दिया है, तो उसका वोल्टेज निकाल लीजिए। सिंस सभी पैरेलल में नेट वोल्टेज वही आएगा। टोटल करंट ऑफ द सप्लाई ड्रॉ करता है पूरा सर्किट 10 एम्पियर का, इसका मतलब नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए, अगर उस एंगल से देखें तो 10 ओम होना चाहिए। अब 10 ओम अगर इक्विवेलेंट है तो R का वैल्यू हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 36.36 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द सर्किट ऑन बिलो, द करंट I फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी। करंट I इसके थ्रू क्या फ्लो करेगा, तो देखिए
इस जो पूरा सर्किट है ना, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेकर, ये पॉइंट यहां से शॉर्टेड है, ठीक, ये पॉइंट यहां से शॉर्टेड है, तो ये जो है ये कॉमन रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस आई इस पॉइंट से भी कनेक्टेड है, ये 3 ओम का एक एंड यहां से कनेक्टेड है और दूसरा एंड यहां से कनेक्टेड है, तो ये एक पैरेलल ब्रांच हुआ। अच्छा, ये देखिए, इसका एक एंड यहां से कनेक्टेड है और उसका दूसरा एंड भी यहीं से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है क्या कि अगर इसको इक्विवेलेंट निकाला जाए तो सारा का सारा जो रेजिस्टेंस है उसका 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहां से कनेक्टेड है, एक पॉइंट यहां से कनेक्टेड, यानी एक यहां से कनेक्टेड है और एक यहां से कनेक्टेड है, तो उसका जो इक्विवेलेंट है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वो तीनों का तीनों जो ब्रांच है आपस में पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है, तो यानी 3 ओम यहाँ है, 3 ओम यहाँ है और 3 ओम यहाँ है, तीनों का तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। और ये है हमारा वोल्टेज सोर्स, ठीक, ये हमारा करंट आई, ठीक। तो इसके हिसाब से हमारा जो करंट आई का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तीनों का जो पैरेलल है वो 1 ओम इक्विवेलेंट है, वोल्टेज सोर्स दिया कितना, 2 वोल्ट दिया, यानी 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1, यानी कि आएगा 2 एम्पियर, यानी कि इसका इक्विवेलेंट वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर है, ठीक है। यानी कि इसमें जो आंसर है वो आंसर क्या आ जाएगा, सी, यानी कि 2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 12 1 ओम रेजिस्टेंस आर यूज्ड एज एजेस टू फॉर्म क्यूब, एक क्यूब बनाया गया है, ठीक है। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब इज, दोनों डायगोनली अपोजिट कॉर्नर के बीच में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग ब्लैंक पेज लिया इसको सॉल्व करने के लिए। क्या बोला है इसमें कि ये जो है क्यूब, हम लोग एक क्यूब कंसिडर करते हैं, ठीक है। इस क्यूब में इसके इतने साइड्स है और एजेस है, वो बोला है कि डायगोनली अपोजिट, यानी कि एक पॉइंट अगर ये है क्यूब का तो दूसरा डायगोनली अपोजिट पॉइंट ये होगा, ठीक है। अपोजिट में एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, इसके बीच में क्या आ जाएगा, वैल्यू। तो इसका मतलब है क्या कि इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डालना, तो इसके बीच में हम लोग वोल्टेज सोर्स भी डालते हैं, ठीक। अभी देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। मान लीजिए कि हम लोग ये यहाँ, ये पॉजिटिव वोल्टेज है, ये नेगेटिव वोल्टेज यहाँ अप्लाई करता है, तो मान लीजिए करंट आई यहाँ से इंटर करता है। अब ये देखिए सिमेट्री के फॉर्मूले से क्या होता है कि ये करंट यहाँ आ गया, इस नोड के पास, इसके पास 3 ब्रांचेस है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। क्यूब में ऑलवेज सिमेट्री होता है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो क्या करेगा, I/3, यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो क्या करेगा, I/3, और यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो क्या करेगा, I/3, ठीक। अब ये करंट I/3 यहाँ गया तो ये फिर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक यहाँ पर डिवाइड होगा और एक ये ब्रांच में डिवाइडेड होगा, तो ये करंट आएगा I/6 और ये करंट आएगा I/6, ठीक है। सिमिलरली ये करंट यहाँ आया तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ पर करंट आएगा I/6 और यहाँ पर जो करंट आएगा वो I/6। ये करंट I/6 था और ये करंट I/6 है, ये दोनों मिलके करंट यहाँ पर क्या आएगा, I/3। सिमिलरली ये भी यहाँ पर I/6 है और ये जो करंट है ये भी I/6 है, ठीक। तो इस हिसाब से ये जो I/3 गया, यहाँ पर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगा, I/6, अब ये I/6 है, ठीक है। अब ये I/6 है, ये I/6 और ये I/6 यहाँ पर क्या था, मिलके यहाँ पर क्या हुआ, ये I/3 हुआ, ये I/6 आपस में मिलके क्या हुआ, I/3 हुआ, ठीक है। तो ये जो, और ये I/6 जो दोनों मिला था ये यहाँ पर I/3 हुआ, तो ये तीनों मिलके अब, यानी ये और ये तीनों मिलके करंट क्या फ्लो होगा, आई, और ये करंट यहां से आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। मान लीजिए कि इस पॉइंट को हम लोग ए कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बी कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग सी कंसिडर करते हैं और इस पॉइंट को हम लोग डी कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब है क्या क्या कि बी ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, ए बी के अक्रॉस, यानी यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है, I/3, ठीक है। इसका मतलब I/3 इंटू 1, ठीक है। अच्छा, क्योंकि 1 ओम रेजिस्टेंस दिया वी बी सी, बी सी यानी यहाँ VBC का मतलब क्या है, यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है कितना फ्लो कर रहा है, I/6, क्योंकि I/3 यहाँ 2 भाग में डिवाइड हो गया था, I/6, तो इसका मतलब ये I/6 इंटू 1। VCD, जो VCD का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक में, वो करंट कितना फ्लो करेगा, I/3, तो यानी कि I/3 इंटू 1। तो इसका मतलब है कि नेट वोल्टेज VAB प्लस VBC प्लस VBC, ये यहाँ ये समेशन प्लस ये समेशन प्लस ये समेशन, KVL लगा देंगे तो ये तीनों का इक्वल होगा। अब इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा हमारा 5I/6। आप ऐड करके देख लीजिएगा, I/3 I/2 I/3 प्लस I/6 को 5I/6, ठीक है। तो ये हमारा नेट वोल्टेज हुआ। ये जो हमारा करंट था I था, ये हमारा वोल्टेज V है, यानी V/I नीचे लेके जाएंगे, V/I, तो ये 5/6 होगा, यही तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब इसमें वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/6, यानी कि इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑल द रेजिस्टेंसेस इन द फिगर आर 1 ओम ईच, द वैल्यू ऑफ करंट आई इज। रेजिस्टेंस की कितना दिया, 1 ओम दिया। अभी देखिए ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये आपस में पैरेलल है, ठीक। तो 1 ओम का पैरेलल क्या हो जाएगा, ये 1/2 होगा इक्विवेलेंट, ठीक। सिमिलरली ये 1/2 होगा, ये 1/2 होगा और ये 1/2 होगा। अच्छा 1/2 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, 3/2 होगा। यानी यहां से यहां तक के बीच में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस 3/2, टोटल रेजिस्टेंस 3/2, ये 3/2 और ये 3/2 होगा। अच्छा 3/2 और 3/2 का पैरेलल ये क्या हो जाएगा, 3/4 होगा। तो ये 3/4 हुआ, ये 3/4 हुआ, ये 3/4 हुआ, 3/4 हुआ। तो इसी तरह से यहाँ पर 1 ओम है, वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ये 1 ओम इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये दोनों आपस में फिर से पैरेलल हो जाएंगे, और ये 1 ओम उसके साथ वो सीरीज में हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा टोटल वैल्यू को, तो उसके हिसाब से जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 8/15 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 15/A, अब उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा 8/15 एम्पियर, ठीक है। तो इस करके आप सर्किट को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n resistors, each of resistance R when connected in series offer an equivalent resistance of 50 ohm। यानी कि n रेजिस्टर्स को R सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 ओम आएगा, कनेक्टेड इन पैरेलल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 2 ओम। यानी कि सीरीज का हमारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है n इंटू आर हुआ, सीरीज में सब ऐड हो जाता है, वो कितना है हमारा 50, ठीक। और पैरेलल में डिवाइड होता है, वो कितना है हमारा 2। अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड्स को, तो इसका मतलब है क्या कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आएगा। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √100, यानी कि ये 10 आएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, ठीक है। सीरीज में सारे ऐड हो जाएंगे और पैरेलल में सारे डिवाइड हो जाएंगे, तो उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A current of 2 ampere passes through a cell of 1.5 volt, ठीक है, having internal resistance 0.15, तो potential difference across terminal, तो सिंपली V टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर का EMF 1.5 माइनस उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.15 इंटू उस पर जो करंट फ्लो कर रहा है 2, यानी कि 1.5 माइनस 0.3 यानी कि 1.2। इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा, 1.2, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट ओपनिंग अ ब्रांच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टोटल रेजिस्टेंस। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले बोला है पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट में ओपनिंग अ ब्रांच, जैसे मान लीजिए कि पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट है, आर है यहाँ पर और एक आर है, ठीक है, और ये इसको एक वोल्टेज सप्लाई दिया हमने, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर एक ब्रांच ओपन हो जाए, सिर्फ एक ही ब्रांच बचे, या एन नंबर ऑफ ब्रांचेस, उसमें से सिर्फ एक ही ब्रांच ये ओपन हो जाए तो एक ही ब्रांच बचे, एक ब्रांच ओपन हो गया, बाकी सारे ब्रांच बच गए। तो अब क्या आएगा इसमें, तो देखिए एक ब्रांच ओपन है तो इसका मतलब पैरेलल में आपको पता है कि सारे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कम होता है। अगर एक भी ब्रांच ओपन हो गया तो वो रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा, ठीक है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। तो इसका मतलब है क्या कि इंक्रीज इन टोटल रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगे उतना ही वो डिवाइडेड होगा एन से। अब ये एन डिवाइड मान लीजिए एक ब्रांच चला गया तो क्या आ जाएगा, आर डिवाइड बाय n-1 हुआ। अब n-1 छोटा क्वांटिटी है, इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया, तो इंक्रीज इन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। नेक्स्ट देखिए डिक्रीज इन टोटल पावर। देखिए रेजिस्टेंस को अगर रेजिस्टेंस इसका बढ़ गया तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होगा टोटल पावर, क्योंकि पैरेलल में सारे वोल्टेज सेम होंगे। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो पावर डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब डिक्रीज इन पावर, ये भी सही है। तीसरा है नो चेंज इन टोटल वोल्टेज एंड ब्रांच वोल्टेज, बिल्कुल सही, क्योंकि वोल्टेजेस जो है सारे पैरेलल में थे, ब्रांचेस टोटल सारे पैरेलल में थे। तो उसमें से अगर एक भी ब्रांच आउट हो गया तो वोल्टेजेस चेंज नहीं होंगे, वोल्टेज जो है वो वही का वही रहेगा। इसका मतलब है कि नो चेंज इन वोल्टेज, ये भी सही है। इसका मतलब है कि इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर 500 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड सो एज टू गिव इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 750। तो 500 ओम के जो कितने रेजिस्टर्स को कनेक्टेड करना चाहिए जिससे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस 750 है। तो उसको हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे दो 500 ओम के रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और उन दोनों को एक 500 ओम के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा इसके केस में, 500 और 500 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो ब्रांचेस है, प्लस ये 500 यानी कि ये 750। तो उसका अरेंजमेंट किस तरह का हो जाएगा, अरेंजमेंट हमारा हो जाएगा, हमारा टू रेजिस्टर्स ऑफ 5 ओम ईच, 500 ओम इन पैरेलल, तो 250 ओम आ गया, और कॉम्बिनेशन विद सीरीज विद 500 ओम रेजिस्टर, तो उसके साथ हो गया, तो टोटल 750, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ लाता रहूं। तो डीसी सर्किट की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे वाले सेशंस में हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।